हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, सो हम लेक्चर नंबर 6 में हमने कंसंट्रेशन स्टार्ट किया था। तो वहाँ तक हमने उसके कंसंट्रेशन के कुछ पार्ट स्टार्ट कर दिए थे, उसके आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लेक्चर नंबर 7 का रिवीजन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन स्टार्ट किया था, तो कंसंट्रेशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन। आज कंसंट्रेशन का पार्ट 2 होगा, बट कंसंट्रेशन पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, मैं कुछ रिवाइज करवा देती हूँ। बैक वाले लेक्चर का हमने पढ़ा था मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज मतलब सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज मास होता है सॉलिड का, वो निकालना, सॉलिड का और सॉल्वेंट का वो निकालना सीखा था हमने। मास परसेंटेज इमेजिन किया कि कर लो कि एक ये हमारा बीकर है, उस पर कुछ सॉल्यूशन रखी हुई है। पहले देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। कोई भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, तो उसका अलग अलग मास परसेंटेज जो निकालना है कि कितना परसेंट सॉल्यूट होगा इस सॉल्यूशन में और कितना सॉल्वेंट होगा, वही हमने पिछले वाले में निकाला था। चलिए ठीक है, तो ये है, इसी तरीके से हमने बताया था कि देखिए एक हमारा ये है कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का होगा और कुछ कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, तो मान लो कि हमने सॉल्यूट का बोला, ये सॉल्यूट है, उसको हमने W1 माना। ठीक है, वेट, उसका वेट माना W1 और ये है सॉल्वेंट। मीन्स इसी में दोनों है, बट एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है, उसका वेट हमने W2 माना। ठीक है, अब चलिए हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज। तो पहले में निकाला था हमने मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। किसी चीज़ का आप परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो कि जितना उसका पार्ट है बाय टोटल जितना होता है उतना अगुने 100, तो वही करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास और वेट ऑफ सॉल्यूट बाय, अब देखो नीचे क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरे में से निकालते हैं, तो बाय मास और वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100। ठीक है, समझ गए? अब देख लीजिए, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? आपने वेट ऑफ सॉल्यूट क्या लिया है? W1 बाई, अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट तो आ गया। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे आएगा W1 प्लस W2। देखो ये W1 प्लस W2 कहाँ से आया? देखिए सॉल्यूट का W1 और सॉल्वेंट का W2, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा वेट के जगह पे W1 प्लस W2, इतना आ गया इनटू 100। ठीक है, तो ऐसे हमने मास परसेंटेज निकाला था सॉल्यूट का। ठीक है, और ऐसे ही हम मास परसेंटेज क्या है सॉल्वेंट का भी निकाल लेंगे। मास परसेंटेज ऐसे सॉल्वेंट का भी निकाल लेंगे ना। यहाँ पे अगर सॉल्वेंट डालोगे तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा और सॉल्यूशन तो सेम ही रहेगा, इनटू 100। ठीक है, चलिए अगर आप सॉल्वेंट का नहीं निकालना चाहते हो तो एक ऐसे भी है कि मास वेट ऑफ, अगर आपका मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मास परसेंटेज सॉल्यूट का आ गया और टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100% है, परसेंटेज 100 में होता है। तो इसका अगर मान लो इसका जितना परसेंट आया, मान लो X% आया, तो उसको हम अगर 100% में से माइनस कर देंगे तो उससे भी हमारा सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, क्योंकि एक वेट एक का दिया हुआ है तो दूसरे का वेट 100 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो वैसा ही है, वो निकालना सीख लिए। चलो, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। चलिए, ये मैं पिछले वाला इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ ना कि अगर आपको अभी पता चल जाएगा कि हम आगे जो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे रिकैप हो जाएगा, तो उससे रिलेशन हो जाती है और थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नए हो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। ठीक है, और ये मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 7 है। उससे पहले आप सारे के सारे, ये लेक्चर नंबर 7 है ये, बट ये बेसिक है। अगर आप इसको 9, 10, 11, 12 सब पढ़ सकते हो। अगर आप 12th में हो तभी भी पढ़ सकते हो, 9th में हो तभी भी पढ़ सकते हो, 10th में तभी भी पढ़ सकते हो, बिकॉज ये बेसिक है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, फिजिकल केमिस्ट्री की सारी एक बेसिक चीज इसी से स्टार्ट होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या निकालना सीखते हो? मास निकालना सीखते हो, मोलर मास निकालना सीखते हो, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हो, एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं। और उसके बाद क्या निकालते हैं कि मोल निकालना सीखते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना सीखते हैं, मोल परसेंटेज निकालना सीखते हैं, मास परसेंटेज निकालना सीखते हैं, मोलालिटी तो जूनियर लेवल से ही हमें पढ़ाया जाता है, 9, 10 से ही हमें पढ़ाया जाता है मोलालिटी क्या होती है, मोलारिटी क्या होती है। तो सारा का सारा ये मोल कॉन्सेप्ट में ही आ जाता है। इसीलिए मैंने मोल जो स्टार्ट किया है ना फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री
चलिए, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, मास परसेंटेज तक डिवीजन हो गई हमारी। हाँ चलो, अब दोनों का मास परसेंटेज निकालना हमने सीख लिया था कि सॉलिड का और सॉल्वेंट का। अब देखो, अब हमारा इसके बाद हमने पढ़ा था ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, ppm, ठीक है। चलो, ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। चलो, मतलब कहने का मतलब है कि 1 मिलियन में उस सॉल्यूट का कितना, मतलब उस सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है, परसेंट नहीं कितना सॉल्यूट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वेट और मास ऑफ सॉल्यूट बाय वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन से लेते हैं ना, इंटू 10⁶। देखो यहाँ पे 10⁶ हमने क्यों करा, क्योंकि हमारा 1 मिलियन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। चलो, ऐसे ही हम पढ़ लेंगे, हमने पढ़ा था पार्ट ppb, ठीक है। देखो, ppb मतलब पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। चलिए, वेट ऑफ मास और वेट और मास ऑफ सॉल्यूट बाय वेट और मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻, क्या हो गया यहाँ पे 9 होगा, 1 मिलियन इजकल टू 10⁹, ठीक है। चलिए, समझ गया, ये समझ आ गया आपको, ये पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, ये ऐसे ही देता है, इसका डेफिनेशन नहीं पूछता है, ऐसे ही आपको सेम क्वेश्चन दे देगा और इसका निकालने बोलेगा कि एक पार्ट पर बिलियन निकालो, पार्ट, जैसे कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन से अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया कि दिया हुआ था मास परसेंटेज और ये उसके बाद आपको पार्ट पर बिलियन दिया था, मिलियन निकालना था, या मिलियन दिया था, बिलियन निकालना था। पिछले वाला लेक्चर देखोगे आपको सॉल्व आ जाएगा, समझ आ जाएगा, मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, समझ आ गया। अब 3 है, शॉर्ट है, वो लिख लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आता है वो, लिखिए ppb इज इक्वल टू मास परसेंटेज इनटू, अब देखो ppb इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 10⁶, मास परसेंटेज मतलब 10⁻², मास परसेंटेज 10⁻², तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 10⁴। ये तो पता है ना आपको कि अगर नीचे का जो क्या बोलते हैं दोनों सेम हो तो उसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये वाला पता है ना आपको, a का पावर b इंटू a का पावर c इज इक्वल टू a इंटू b प्लस c, ये वाला जो मैथ का है। हाँ, ये सब आपको आप पढ़े हो गए, ये सब ट्रिगोनोमेट्री और जो पहले पढ़ना है ना हमें कैलकुलस वाला चैप्टर, मतलब 11th में जब जाते हैं ना तो सबसे पहले हमें फिजिक्स में कैलकुलस ही पढ़ाई जाती है। हाँ, कि जैसे कि उससे पहले तो हमें ये सब उतना आता नहीं रहता है, उससे पहले पढ़ना है हमें, ये 9th में पढ़ना है, बट उसी को जब 11th इंट्रो होता है ना, जैसे कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर में ट्रिगो होती हैं, ये कैलकुलस जिसमें लैगोरिथम पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, तो उसको ये सब हमें बताया जाता है। तो आप पढ़े हुए होगा कि a का पावर b और एक इंटू a का पावर c इज इक्वल टू एक पावर कॉमन अब b प्लस c, तो इसी पे आ गया ये कि दोनों का पावर 10 है तो 10 आगे जाके 10⁶ हो जाएगा, समझ आ गया। चलिए, अब ppb देखो, ppm तो हो गया, अब एक और है ये ppm है, सॉरी ये ppm है, पार्ट पर मिलियन, ppb इज इक्वल टू, यहाँ पे ppb हो जाएगा तो मास परसेंटेज है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो उल्टा लिख दिए थे, कोई बात नहीं, आप सही कर लेना, pp मास परसेंटेज इंटू 10⁻7 मीन्स 10⁻² इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 10⁹ समझ आ गया। चलिए, अब ppb और ppm में रिलेशन देखिए, ppb इज इक्वल टू ppm, सारा रेड से लिखे थे, रेड से ही लिख देते हैं, ppm इंटू, अब देखो ppb इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 10⁹, अब ppb इज इक्वल टू हो गया 10⁹, ppm इज इक्वल टू होता है 10⁶, तो यहाँ पे 10⁻, ये कितना आएगा जो हमारा ये दोनों बैलेंस हो जाएगा 10⁻3, समझ आ गया।
चलो ये वाला जो ये लर्न कर लो, वो मैंने नीचे आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों आपको ज़रूरी है। BBI करके लिख लीजिए। देखो ये इसलिए ज़रूरी है ना, बिकॉज आपको क्वेश्चन में एक शॉर्ट दिया रहेगा, PPM बोल दिया रहेगा, PPB और मास परसेंटेज निकालने बोला जाएगा, या PPM दिया रहेगा मास परसेंटेज निकालने बोला जाएगा, या फिर PPB दिया रहेगा और मास PPM निकालने बोला जाएगा। तो आपको उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये तीनों याद है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर डालोगे और फिर 1 मिनट के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट तो मिलता ही है एक क्वेश्चन पे, और उतना लंबा चेक करोगे उससे बेटर ये है, ज़्यादा अच्छा है ना। जितना टाइम हमारा बच जाए उतना हमारा बेटर होता है एग्जाम में, बिकॉज फिजिक्स और क्या बोलते हैं केमिस्ट्री और बायो ही हमारी क्या बोलते हैं ना नीट में टाइम बचाता है, और उसके बाद फिजिक्स तो हमारा टाइम लेती ही है। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आपको फिजिक्स भी टाइम नहीं लेती है। जैसे इस बार की क्वेश्चन तो फिजिक्स ही बहुत ईजी कर दिया हुआ था। वो एनटीए पे डिपेंड करता है, वो ये एक्सपेक्ट मत किया करो, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, जितना पढ़ना है आपको पढ़ लो, बिकॉज उनके ऊपर डिपेंड करता है। कभी वो फिजिक्स हार्ड कर देते हैं तो केमिस्ट्री इजी, केमिस्ट्री हार्ड कर देते हैं तो फिजिक्स इजी। अब बायो कभी अभी तो बायो इतनी लेंदी दे रहे हैं, इतना लेंदी था भी नहीं, बहुत इतनी लंबी क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया रिविज़न हमारा। चलिए सो अब हम पढ़ते हैं आगे जो हमारा आज का लेक्चर है। ठीक है, एक क्वेश्चन लाई थी मैं पिछले वाले का, 1 मिनट रुक जाओ, रिविजन पिछले वाले से एक क्वेश्चन है, उसी को रिवाइज पहले आपको पढ़ाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो मैंने बोला था कुछ नोट्स लिखने हैं पुराने वाले के, PPM से रिलेटेड कुछ लिखने हैं। ठीक है, चलो PPM लिखिए, PPM जो लिख रहे थे ना उसी पे लिख लेना। ठीक है, लिखो, it is used in very dilute solution। मीन्स इसको कंसंट्रेशन फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, इसको यूज़ करते हैं तो हमेशा हम डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन इतना हाई होता है ना कि अगर आप इसका PPM मतलब देख रहे हो कितना है, ये पार्ट पर मिलियन में है, अगर इसका कंसंट्रेट फॉर्म यूज़ करोगे तो कितना ज़्यादा हमारे लिए हार्डनेस हो जाएगा। सो इसको हम हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, और भी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये भी लिख लो। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन finding, it is used in finding। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 में लिखो, इन मेजर ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन आयन, फ्लोरीन आयन, फ्लोराइड आयन, आयन इन F माइनस लिखते हैं ना आयन्स को, इन टूथपेस्ट। जो हमारे टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड आयन होता है ना, वो हमें कंसंट्रेशन के फॉर्म में ही यूज़ होता है। ठीक है, मतलब उसमें जो फ्लोराइड, आपको पता है कि फ्लोराइड आयन में टूथपेस्ट मतलब ये क्या होता है, टूथपेस्ट में हमारा फ्लोराइड आयन होता है। ठीक है, जो हमारे दांत को डिकेइंग से, मतलब ये मैंने नहीं लिखवाया शायद उसमें, दांत को ना, जो हमारे दांत को डिकेइंग मतलब बर्बाद होने से ना, फ्लोराइड आयन की वजह से ही हमारा दांत मतलब ये नहीं डिके नहीं हो पाता है, मतलब उसे प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। हर टूथपेस्ट में ना फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होती है, और वो फ्लोराइड आयन है ना, क्या होता है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं, फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को PPM में हम मापते हैं। ठीक है, उसका ये इसको हम PPM में ही लेके चलते हैं कि अगर कितना डाला होगा तो उसको PPM में देखा जाएगा कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, तो उसको PPM में लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नंबर 2 लिख लो, इट इज यूज्ड टू मेजर पोल्यूशन ऑफ एयर।
और गैस। ये भी आपने देखा होगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन चैप्टर में कि बोला जाता है कि पोल्यूशन कितना पोल्यूशन है, तो उस पोल्यूशन को भी हम पीपीएम में ही मेजर करते हैं। ठीक है, पोल्यूशन जो लिखा आता है ना कि कितना पीपीएम बढ़ गया, ये भी देखा। और फिर इसके वाटर का पोल्यूशन भी है, जिसमें हमने यूट्रोफिकेशन जो हो जाता है पानी में, जैसे डिजीज का कंसंट्रेशन पानी में जो ये होते हैं ना, टॉक्सिसिटी का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो आपने देखा था ना कि पोल्यूशन ये पीपीएम में लिखा होता है, जितना लिखा हो 0.5 एनसीईआरटी में दी हुई है बायोलॉजी में कि 0.5 इकोलॉजी वाले चैप्टर में है ये। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ता है पीपीएम मतलब उसमें पीपीएम देखना, उसका लास्ट में यूनिट उसका आपको पीपीएम में दिया होगा। कंसंट्रेशन तो यूट्रोफिकेशन में बढ़ता ही है, और उसका कंसंट्रेशन का यूनिट लास्ट में देखना आपको पीपीएम में दिया रहता है। ठीक है, थर्ड इज, ऐसा बहुत सारा है बट ये तीनों हमारा जो एनसीईआरटी में यूज हो रहा है ना, वो सब मैं लिखवा रही हूँ। हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की जो हार्डनेस होती है ना, इसको भी हम इसी से मेजर करते हैं। ठीक है, ये उसका भी आपको पीपीएम में ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए ये नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। चलो नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो फिर एक्सक्यूज मी। चलिए एक क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन है इसका, और हमने किया था इससे रिलेटेड, अभी जो पढ़ा है ना हमने उससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है 0.02 ग्राम फ्लोराइड आयन present in 500 ग्राम of toothpaste। ठीक है, find the concentration of fluoride आयन इन पीपीएम। हमें लिख दिया है कि इसको पीपीएम में हमें इसका कंसंट्रेशन मापना है। ठीक है, चलो देखिए अब इसमें क्या है, पहले सबसे पहले हमें निकालना है पीपीएम। तो सबसे पहले आप पीपीएम पे ध्यान दो। पीपीएम में निकालते कैसे हैं, पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। अगर क्वेश्चन ना समझ आए तो जो निकालना हो वो डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट, पीपीएम इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट और मास सेम ही है, ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, हमें मीन्स अब क्या है, ये 10⁶ हमें वेट ऑफ सॉलिड देखना है और वेट ऑफ सॉल्यूशन देखना है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या वेट ऑफ सॉलिड दिया है ये 0.02 ग्राम फ्लोराइड आयन है ना। तो क्या हुआ, ये हमारा सॉलिड फ्लोराइड आयन है ना। अब पूरा का पूरा टूथपेस्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन का काम कर रहा है। यहाँ पे आपका ये जो टूथपेस्ट है ना, ये एज ए सॉल्यूशन है। ये दो ही चीज़ है ना इसमें, और उसके अंदर ये सॉलिड मिला हुआ है, तो आपको दोनों दिया हुआ है 0.02 बाई 500। देखो 500 क्या है, ये ग्राम में है। ठीक है, तो इंटू 0.6 ये हो जाएगा हमारा। दोनों ग्राम में था, ये भी ग्राम में था और ये भी ग्राम में था। अगर हमारा यहाँ पे 5 kg दिया रहता तो आपको ग्राम में चेंज करनी पड़ती, बिकॉज आपको पता है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, किसी का भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनफैक्ट बायो में भी कोई एक आध आ जाते हैं, जैसे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किसी भी को यूनिट को सेम करना पड़ता है, क्योंकि यूनिट सेम ही यूनिट कटेगी ना। अगर मान लो यहाँ पे ग्राम है और नीचे केजी हो जाए तो नहीं कटेगी ना, तो वही है। ठीक है, तो हो गया 10⁻², ये हो गया। तो अभी इसका 4 ये कैंसिल, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻4 है, इसको कर सकते हो। तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारी आ जाएगी 200/5, यही आएगी ना, चेक कर लो। हाँ, तो ये 40 ppm के इक्वल आएगी हमारी आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, चलो हो गया हमारा। अब हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन। हमने मास फ्रैक्शन पढ़ लिया, मास परसेंटेज पढ़ लिया। अब है कंसंट्रेशन 2 में मोल
फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सेम है ये मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन के जैसे, हाँ, बट क्या है ये मोल का, ये रेशियो हमें निकालना है मोल का। उसमें था हमारा मास का रेशियो निकालते थे, इसमें हमें निकालना है मोल का रेशियो, ठीक है। सेम है कि मान लो एक कंटेनर है हमारा, इमेजिन कर लिया कि हमने एक कंटेनर है, अब उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये है हमारा N1, N1 मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट, N1 मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट। वहाँ पे हमारा M1 क्या था, हमारा वहाँ पे W1 क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे हमारा N1 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। ये है N2 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है कि अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन दिया होगा, उसका मोल दिया होगा, उसमें कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का है और कितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है, इन द टर्म ऑफ मोल, मोल के टर्म में निकालना है बस इसको, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर 1 में लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो एक लाइन बस, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको लिख लीजिए टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जितना मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जितना मोल है वो प्रेजेंट होगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको हम ना x और 1 से डिनोट करते हैं यहाँ पे, हाँ, इसको हम ना कैपिटल X 1 से डिनोट करते हैं। कैपिटल X का मतलब हो गया, ऐसे मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से डिनोट करते हैं, और 1 मतलब हो गया हमारा सॉल्यूट, ठीक है। चलो तो ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए XX, कैपिटल X1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। देखो ध्यान से देखिए, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन, समझ गया। चलिए देखो हो गया, चलो नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, चलो अब सेकंड लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने मोल लिख दिया है, ये मोल फ्रैक्शन था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एक फ्रैक्शन है ये कि एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन में से कितना है मोल सॉल्यूट का, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन है, जहाँ पे आपने मोल लिखा है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखना, ठीक है। चलो वहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख लो, अब बाकी सब नीचे वही है। अब देखो, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसको हम X2 से डिनोट करते हैं, इसका सेम यही होगा क्या, X2 इज इक्वल टू हो जाएगी N2, N है ना, N2 बाई N1 प्लस N2, ये तो सेम ही होगी, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लो मोल ऑफ सॉल्वेंट बाई मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, अब कुछ शॉर्टकट्स हैं वो लिख लो, डायरेक्ट इक्वेशन में यूज़ करने में काम आता है वो। ठीक है, ये लिखिए VI NB
13 तक हो गया था ना हमारा, तो ये 14 होगा, बी एंड बी 14। ठीक है, चलिए इसी से लिख लो। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, ये एक लाइन में लिख के लिख लेना। 1 फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे N1 बाई N1 प्लस N2, ये लिखा हमने। सेकेंड हमने क्या लिखा, N2 इज इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, अब देखो इस दोनों को अगर ऐड करेंगे, N1 प्लस N2 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 प्लस बाई N1 प्लस N2 प्लस N2 बाई N1 प्लस N2। ये दिख रहा है आपको क्या, छोटा है ये, देखो देखो मैं वापस लिखती हूँ। ठीक है, देखो पहले हमने इस ये पहला वाला हो गया नंबर वन पहला ऐड करा हमने दोनों को, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N2 बाई N1 प्लस N2। ये समझ आ गया, हमने इस दोनों को ऐड कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये N1 प्लस N2 ऐड करने तो आता है ना आपको, N1 प्लस N2, दोनों का जब इक्वेशन नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा एज इट इज उतर जाएगा। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू इतना आ गई। सो हमारी क्या आ गई यहाँ पे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। समझ आ गया। तो दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल, मतलब सोल्यूशन के इक्वल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन हमेशा दोनों का सम होगा 1 होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लो, इधर फिर मैं इधर लिखूंगी तो इधर लिखूंगी तो दिखेगा नहीं आपको। चलो नोट कर लो। चलिए हो गया, यहाँ तक हो गया आपका। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया ना हमारा। चलो मैं मिटा दे रही हूँ, मैं उधर लिख देती बट फिर इधर आ जाऊंगी तो नहीं होगा। ठीक है, अब फोर्थ में लिखिए। ये सब कुछ शॉर्टकट्स है, मतलब इसको अगर आप याद कर लेते हो ना तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके निकालना नहीं पड़ेगा, तो इस सब के लिए सीधे है। देखो चलो ये भी है फोर्थ, x1 बाई x2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। ये भी होगा, कैसे होगा सो आपको पता ही है कि N1 x1 इज इक्वल टू क्या होता है। हाँ, ये वाला कैसे होगा, देखो x1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, N1 बाई N1 प्लस N2, और इसके जगह पे देंगे तो क्या होगा, N2 बाई N1 प्लस N2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गई ना, तो बराबर हमारा क्या आ गया, N1 बाई N2, मीन्स मोल ऑफ सॉलिड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलो अब है इसी पे निकालना है। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है, ये मैं आपको करके दे रही हूँ, डायरेक्ट याद कर लेना, ये सब निकालने बोला जाएगा तो। ठीक है, फिफ्थ लिखिए x1 बाई x2। आप इसको कैसे कर सकते हो, मोल ऑफ सॉलिड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड बाई मोलर मास ऑफ सॉलिड इनटू नहीं, पहले यही लिखो। अब सॉल्वेंट है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा। सो इसको आप कैसे कर सकते हो, वेट ऑफ सॉलिड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉलिड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो x1 बाई x2 इंटू m1 बाई m2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, W1 बाई W2। तो ये सब भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 1 है 20% weight by weight solution of NaOH
solution of NaOH, sodium hydroxide, present in a container. ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखिए निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलिए अब देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखो 20% वेट बाय वेट दिया हुआ है हमारे पास सॉल्यूशन, मतलब क्या है, वेट बाय वेट वाला मैंने पढ़ाया था पहले मास फ्रैक्शन में। मास फ्रैक्शन में जो लेक्चर नंबर 6 है ना, लेक्चर नंबर 6 में मैंने पढ़ाया ना कि इसका मतलब क्या होता है कि 20% वेट बाय वेट का मतलब 100% सोल्यूशन है, उसमें 20% सॉल्यूट है। ठीक है, मतलब 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम हमने सोल्यूशन ले लिया, अगर यहाँ पे चलो मतलब एग्जाम्पल ले लो कि इफ़ वी टेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन इसमें हमारा क्या बोलते हैं 20 ग्राम क्या हो जाएगा, 20 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। यही है ना इसका मतलब, इस 20% वेट बाय वेट का मतलब यही है। और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास क्या है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन क्या निकालते हैं तो क्या बनाते हैं, मोल फ्रैक्शन सबसे पहले जो आपको बनाना है ना वो देख लो। अभी पढ़ा हमने कि मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, मोल चाहिए सॉल्यूट का बाय सॉल्यूशन का। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ले लो, x1 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल, यही है ना। अब देखिए हमारे पास 20 ग्राम सॉल्यूट का दे दिया है, मास दिया है, तब मास से एक्सक्यूज मी, मास से आप मोलर मास तो निकाल सकते हो, मास दिया हुआ है और सॉल्यूट मोलर मास आप निकाल सकते हो इसका, और इसके बाद क्या है तो उससे डिवाइड कर दोगे मास को मोलर मास से, तो मोल आ जाएगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो निकल जाएगा। अब आप मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, तो देखो हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया है, हाँ, और उसके बाद 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो बचा हुआ कितना क्या होगा, हाँ, सॉल्यूशन के मास में से अगर हम सॉल्यूट का मास माइनस कर दे तो हमारा सॉल्वेंट का मास नहीं आ जाएगा। देखिए सो अगर मान लो कि हमारे पास सॉल्यूशन का मास, अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। समझ आ रहा है ना ये। अब नए हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बिकॉज आप पीछे वाला लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो रेगुलर बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, उनको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो गया 100 ग्राम, उसमें से हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20, तो कितनी आ गई हमारी मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम। समझ आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट निकालो, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास कितना था 20, और NaOH का मोलर मास कितना होता है, NaOH का मोलर मास कितना होता है, निकाल लो ये भी। मोलर मास इज इक्वल टू सोडियम का मोलर वेट कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 3 एंड 4 40। ठीक है 40। ठीक है, अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन का वेट क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। चलिए तो फिर ये करिए, यहाँ पे यही लिख लो मोल ऑफ सॉल्यूट। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद तो आप वैल्यू डाल के खुद भी सॉल्व कर सकते हो, करके देखो, तब तक यहाँ तक सॉल्व कीजिए, आंसर मैच कर लेना फिर मेरे से। चलिए हो गया। चलो तो ऊपर वाला रब कर रही हूँ मैं। चलिए सो अब देखो x1 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉलिड की जगह पे क्या डालना है हमें, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर। ये मोल निकालना आपको आता है इसलिए मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, ये स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही, अगर आपको नहीं आता है तो स्टार्टिंग वाला लेक्चर जाके देखिए, आपको आ जाएगा। बाय 40 बाय 20 बाय 40 प्लस ये हो जाएगा 80। अब मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर का कितना होता है, H2O इज इक्वल टू 18, मोलिकुलर वेट 18। ठीक है, देखो 0.5 इसको करेंगे तो 0 0 1/2 0.5, ये भी हो जाएगा 0.5 प्लस ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40/90। ठीक है 9 सॉरी, तो 0.5 डिवाइड 0.5 इसको 4 से 9 से डिवाइड कीजिए, 40 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 36 4 यही आएगा 4, मतलब 0.5/4.5 यही अप्रॉक्स आएगा, मीन्स 1/9 के इक्वल आएगा। मीन्स 1/9 के इक्वल आई अप्रॉक्स। ये 1/9 है तो इसको क्या करोगे आप, डेसिमल में ले जाना है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है चलिए 0 पॉइंट समथिंग मतलब ये 0.199, ये 0 पॉइंट अप्रॉक्स अगर ले जाओ तो ये 0.1 के इक्वल आएगा आंसर। ठीक है समझ गए, चलो सॉल्व कर लीजिए, तब तक नीचे का रब कर देती हूँ मैं। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन दिए होते हैं इसमें। ठीक है ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन तो ऊपर ही लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन नीचे लिखोगे तो फिर हो नहीं पाएगा। चलिए नोट कर लीजिए आप। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिख के लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 है डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम। देखो ये सारे के सारे आपको आज का क्वेश्चन करना है ना, तो पीछे वाला आपको सोल्यूट पढ़ना पड़ेगा। 20% ऑफ NaOH, सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, इसमें भी हमें मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करने बोला हुआ है ऑफ सॉल्यूट। अगर आप सॉल्यूशन बोला जाता सॉलिड का जो निकाल लिए, उस सॉलिड में क्या कर देंगे हम, उसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है चलो हो गया पेन। चलो अब देखो क्या है, हमसे बोल रहा है डेंसिटी दी हुई है हमें इतनी, ये 20% वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो वेट बाय वॉल्यूम मतलब 100 लीटर सोल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है, 100 लीटर नहीं, जब ml में दिया था 100 ml दिया होगा, उसमें 20 ग्राम क्या है हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, अब इसमें ml में दिया हुआ तो ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने कैसे किया था, सोल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन वगैरह तो वैसी होंगी। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, मास ऑफ सोल्यूशन ये भी निकालना मैंने बताया, वॉल्यूम और डेंसिटी हमारी दी रहती है, तो मास ऑफ सोल्यूशन निकालना भी मैंने
बताया हुआ है। पिछले वाला लेक्चर देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, मतलब वैसे ही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको कि डेंसिटी दिया जाएगा और वॉल्यूम दिया जाएगा तो अलग से निकालना पड़ेगा, सारे कुछ का मिक्सअप। इसीलिए मैंने मोल फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट इसी आपको आगे जाके ये है ना, जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको पीछे का उनके अकॉर्डिंग आप मतलब जैसे हो ना, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मान लो सोल्यूशन में गए तो सोल्यूशन में आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया जाएगा। मोल फ्रैक्शन मतलब मान लो सोल्यूशन का कोई डेंसिटी या किसी भी चीज़ की निकालनी पड़ेगी, तो उनके लिए क्या है कि उनके दिमाग में है ना कि आपने 11th पढ़ा है तभी तो आप 12th में आए हो ना, तो आपको 11th वाली सारे कुछ आती होंगी। उनको ये नहीं है कि 12th में है तो उनको 11th वाली नहीं, उनके अकॉर्डिंग जैसे कि वो तो ऑब्वियस है कि अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो आपको 11th तक की सारी कुछ तो आती होंगी ना, तभी आप 12th में पास करके आए हो। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, इसलिए मैंने मोल कॉन्सेप्ट ही सबसे पहले स्टार्ट किया, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री की बेसिक है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले निकालेंगे, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है हमारे पास कितना 20 ग्राम। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हमने वॉल्यूम को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तो हमारी मास आ जाएगी ना। देखो वॉल्यूम दिया हुआ है 100, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हमने वॉल्यूम को डेंसिटी हमारी कितनी दी, वॉल्यूम दी हुई है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की है ना, सॉल्यूशन और डेंसिटी दिया हुआ 1.2। देखो अब यहाँ पे आप इसका यूनिट का भी ध्यान रखना, ml ही होगा, तभी आगे जाके ये भी ml, ग्राम बाय ml ये कैंसिल होगी, तो ml में ही दिया हुआ है। तो हमारी ये कितनी आ गई, इससे इसको हटा दीजिए, 120 ग्राम। हमारी 120 ग्राम क्या आ गई, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास 120 ग्राम आ गया ना। हाँ, ये सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन का ग्राम हमारा 120 ग्राम आ गया, तो अब मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ ही गया आपके पास, तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट अब आराम से निकल जाएगा। पेन चल जाए बस। तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए। अभी मैंने बताया था मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस, सॉल्यूट को माइनस कर देंगे। तो सॉल्यूशन का वेट कितना आया हमारा 120 ग्राम, उसमें से हम माइनस कर देंगे 20 ग्राम को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 100 ग्राम। ये 100 ग्राम हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, तो अब तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, मास ऑफ सॉल्यूट भी है, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल बाय मोल ऑफ सॉल्यूट। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड प्लस मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉलिड की जगह पे क्या लिख दोगे, मास दिया ही है, मास को मोलर मास मतलब NaOH का भी पहले बताया 40 होता है, तो 20/40 कर दोगे, और फिर इसके बाद मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर। जहाँ पे अगर देखो सोल्यूशन दिया हो और एक सॉलिड दिया हो और वहाँ पे ये ना किया हो कि सॉल्वेंट क्या है, कि मेंशन ना किया हो कि सॉल्वेंट क्या है, तब तक हम वाटर को ही सॉल्यूशन लेके, सॉल्वेंट वाटर एज ए सॉल्वेंट लेके चलते हैं। कि आप ऐसे मान लेना कि अगर सीधे जैसे किसी और सब क्वेश्चन में ना जिसमें आपको सॉल्वेंट वाटर नहीं लेना होगा, उस क्वेश्चन में आपको बता देगा कि सॉल्वेंट बेंजीन है चाहे सॉल्वेंट नेफ्थलीन जो है वो दिखा देगा कि मान लो इसमें ये मिला हुआ है, बट यहाँ पे आपको सीधे सॉल्यूशन दिया है NaOH का। कहने का मतलब इसका ये है कि पानी में NaOH मिक्स है। ठीक है, तो वहाँ पे हम पानी को ही लेके चलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट के जैसे, सॉल्वेंट के रूप में हम जहाँ पे हमें मेंशन नहीं हुआ कि क्या सॉल्वेंट है, तो हम वाटर को ही एज ए सॉल्वेंट लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए, चलो ठीक है। बस हमें यही चाहिए ना, 100 ग्राम आया था। ठीक है, देखो अब हमें निकालना है मोल, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको सीधे x1 लिख लो यहाँ पे, तो हो जाएगा N1 बाय N1 प्लस N2। ठीक है, तो N1 क्या था हमारा वेट कितना दिया है 20 बाई
मोलर मास 40 बाय नीचे कितना हो जाएगा 20/40 प्लस कितना बचा 100 बाय वाटर है तो 18, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 0.5 बाय 0.5 प्लस 1895 18 से 108 5.90 90 फिर 10 5.5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.5 बाई 6 0.5 बाई 6 इज इक्वल टू इधर नीचे कर दीजिए तो 1/12, ठीक है। 1/12 आ गई। अब 1/12 को डिवाइड कीजिए तो कितना आता है ये 0.100 बाट है 96 0.843 इतना आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन 0.083 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का हमारा ये आ गया, ठीक है। चलिए नोट कर लो। चलिए हो गया। चलो ये क्वेश्चन सबसे ना थोड़े से टिपिकल है, इसीलिए मैं इसको करवा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे आप बुक करना अपना नोटबुक, और जो अभी आपके पास पैकेज वगैरह होंगी बुक ले लेना, एक एक्स्ट्रा 1-2 उसमें से क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मास रेशियो ऑफ NaOH एंड H2O, मास रेशियो ऑफ NaOH एंड H2O दिया हुआ है हमारा इन सॉल्यूशन इज 2H2 3, ठीक है। देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलो हो गया। मास फ्रैक्शन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। मास फ्रैक्शन दिया है मीन्स क्या कह रहा है ये W ऑफ सोल्यूशन है ये W1/W2 इज इक्वल टू हमारे पास 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा ये W1/W2 इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। सो अब बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, मतलब वेट ऑफ W1 का 2 दिया है, W2 का इतना दिया है, तो सीधे लिख लो x1 इज इक्वल टू N1/N1 प्लस N2। N1 की जगह पे लिख दो 2/40/2/40 प्लस 3/18। समझ आया ये कैसे लिखा मैंने? हाँ, कि वेट मास फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, मास ही दिया है ना, मास फ्रैक्शन। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करके फिर फ्रैक्शन प्लस करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाता है, तो मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा ये 1/20/1/20 प्लस 1/6 ये होता है ना। सो 0.05 बाय 0.05 प्लस 16 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0.1 6, ठीक है। 0.05 बाई 1 2, ठीक है, मतलब 5/21, तो अप्रॉक्स ये 4 से कम ही आएगा, 4 से कम ही आएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन दिया नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा। ऑप्शन अगर दिया हो तो जो भी 4 से जस्ट कम होगी ना उसको आप टिक लगा लेंगे, ठीक है। चलो 0.4 बोल रही हूँ मैं, 4 का मतलब 0.4 बोल रही है, ऐसा नहीं कि 4 मतलब
2 से करते हैं 2 4 42 8, यहाँ पर 2 था 0.2 8, तो ये हो जाएगा 24 3, बिकॉज 80 हो गया ना, तो 41 से 80 0.23, ठीक है। चलिए इसका आंसर आया हमारा 0.23। चलो ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। चलिए चलिए सो हमारा यहाँ तक पढ़ लिया आपने कंसंट्रेशन। चलो मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया। चलो अब पढ़ते हैं मोलारिटी। हेडिंग डालिए, हेडिंग लिखिए मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी किसे बोलते हैं वो लिखना है हमें। चलो सबसे पहले लिखेंगे मोलारिटी, ठीक है। चलो इसका डेफिनेशन लिख लो। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बोल रहा है कि जितना नंबर ऑफ मोल, मतलब जितना मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जितना मोल है जो पानी में डिजॉल्व होगी ना, लीटर में होना चाहिए। लीटर में वॉल्यूम मतलब डिजॉल्व होगी, तो उसी को हम मोलारिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एम और कैपिटल स्मॉल एम, यहाँ पे दोनों ध्यान देना, बिकॉज अगर आप कैपिटल एम के जगह पे अगर स्मॉल एम लिखते हो ना, तो आपको चेंज हो जाएगी, बिकॉज मोलारिटी होती है एक मोलारिटी होती है। तो मोलारिटी जो आर होता है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जिसमें एल आता है उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सो डिनोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको हम लीटर में लिखते हैं, ठीक है। चलो अगर लीटर में ना दिया हो, एमएल में दिया हो, यहीं पे लिख लो। और अगर ये ना दिया हो लीटर में, तो सॉल्यूशन को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इन एमएल लिखा हो तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन आपने ये देखा होगा 1000 वाला, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि आपको ये वाला इक्वेशन भी समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो ये लिख लीजिए। अब उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन कर लेंगे एक दो। चलिए हो गया। चलो देखो हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। 1 मिनट बस। चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 100 ml of water.
सो निकालना है हमें, कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख लो या मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूशन ही लेके चलेंगे। देखिए हो गया। अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि हमें एक दिया हुआ है NaOH सोल्यूशन, NaOH दिया हुआ है सॉलिड के तौर पे, और वो हमें 100 ml वाटर का दिया हुआ है, उसमें डिजॉल्व होता है, तो मोलैरिटी निकालना है। अब देखो आपको सोल्यूशन मोलैरिटी की नहीं दी हुई है, हाँ मोलैरिटी की सोल्यूशन नहीं दी हुई है ना, सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, हाँ तो एक नोट्स बना के लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। देखो नोट करके पहले लिखो, इफ़ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो, इज इन सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट जो है घुलने वाला वो सॉलिड फॉर्म में हो, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। समझ आ गया? चलो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने उसको क्वेश्चन कराया कि अगर कोई सॉल्यूट दिया हुआ है, वो सॉल्यूट हमारा लिक्विड ना हो, सॉलिड हो, तो वो सॉलिड होगा तो उसमें सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा ना वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। तो हमें सॉल्वेंट की वॉल्यूम दी हुई है, ये वाटर है ना सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की वॉल्यूम दी हुई है, तो उसको हम सॉल्यूशन की जगह पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉलिड, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। बट इस केस में हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, बस इस केस के लिए है जब यहाँ पे सॉलिड फॉर्म हो, तब यहाँ पे लिख सकते हो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट के इक्वल, ठीक है। चलो ये हम यहाँ पे बस इस केस के लिए लिख सकते हैं, समझ आएगा, हर केस के लिए नहीं है, ये एक स्पेसिफिक नोट्स है उस केस के लिए है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे लिख लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4 ग्राम दिया हुआ है, और इसका 40 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे नहीं आएगा। चलो लिख लो यहाँ पे, लिख देती हूँ, नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ना, बस इसका थोड़ा सा ही है। यहाँ पे लिख लो, यहीं पे है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 4 है बाई 40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 100। तो देखो 100 हमारा ml में दिया है, 100 हमारा ml में दिया है ना, तो इसको हमको 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 m, ठीक है, समझ गया। चलो नोट कर लीजिए, हो गया यहीं पे हमारा। ये मोल ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, लिख लिया आपने 1 मोल, ठीक है। अब इसका ना VINB 15 लिखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, वो सब डायरेक्ट फॉर्मूला सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। VINB 15 नंबर 1 में सबसे पहले हमें निकाला है मोलैरिटी, जो अभी आपने निकाला वो तो आपको आता ही है, ये होता है, इसको अगर कैपिटल M से कर दो तो ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और ml में दिया हो, ये नोट्स बना रही हूँ मैं ताकि आपको समझ आएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 2000, ये अगर ml में दिया हो तो। चलिए फर्स्ट वाला आपको समझ आ गया। सम नंबर 2 लिख लो, ठीक है। नंबर 2 लिख लो, मोलैरिटी m। अब देखो हमें यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे हमें वॉल्यूम ना दिया हो तो क्या होगा, क्या लेंगे, ये सब फॉर्मूला लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन का मास दिया है तो मास के साथ डेंसिटी होनी चाहिए, तो डेंसिटी, ठीक है। अगर ये ग्राम में दिया है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस, ये भी डेंसिटी किसकी होगी, सॉल्यूशन की, ठीक है। चलो समझ गया, ये 2 समझ में आया। ये आपको समझ आया ना ये कैसे आया, ठीक है। क्योंकि हमें मास निकालना है तो मास बाय वॉल्यूम हमें डेंसिटी के इक्वल आती है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हो, मास बाय डेंसिटी, ये लिख सकते हैं ना, मास बाय डेंसिटी। तो क्या किया मैंने, वॉल्यूम की जगह पे मास बाय डेंसिटी लिख दिया, ठीक है। वॉल्यूम की जगह पे बस मास बाय डेंसिटी लिख दिया ना, यहाँ पे ये वॉल्यूम थी, मास बाय डेंसिटी थी, ठीक है। सो हो गया, चलो नोट कर लो। 2 फॉर्म समझ आ गया। चलिए थर्ड भी लिख लो यहीं पे। अगर हमें मास परसेंटेज दिया हो W/V, W/V के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, अगर मास परसेंटेज हमें W/V के तरफ, इफ X% ऑफ W/V दिया हो तब क्या करोगे। W/V का मतलब क्या दे रहा है यहाँ पे, आपको वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, हाँ, तो आपको वॉल्यूम सीधे, तो इसका क्या X बाई सीधे कर दोगे, वॉल्यूम तो दिया ही हुआ है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, X बाई मोलर वेट। मोलर, पहले पूरा टोटल लिख लीजिए, जैसे कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीटर में, तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉलिड की जगह पे x वेट दिया है, ये तो पता है ना आपको, ये वेट होता है, ये वेट होता है हमारा किसका, ये हमारा वेट होता है सॉल्यूट का, और ये वॉल्यूम होता है, तो ये इसी के लिए दिया हुआ है ना, ये वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। सो अब देखो ये सीधे इसको पुट कर दो, इसमें तो कुछ करने का है ही नहीं ना, कि हमारे पास दोनों फॉर्म दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मोल निकालना है, तो मोल मतलब क्या हुआ, x तो लेंगे ही, लेकिन हमें वेट, मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लेना पड़ेगा, तब मोल होगी ना सॉल्यूट, ठीक है, इंटू 100 ही लेंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम दिया ही नहीं है, तो 100% 100 लीटर में 100 ml हो, लीटर यहाँ पे ml दिया हो, अगर मान लो कि आपको यहाँ पे ml दिया हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, ml है, ये 100 ml है, तो इसको 100 से फिर 1000 से मल्टीप्लाई, तो x इंटू 10 बाई MWT, दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा x इन मोलिकुलर वेट बाय इंटू 10, ये हो जाएगी ना, इसको हमने ml में लिया है, यहाँ पे लिख लो ml, तो ml लिख लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन करने आएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखवा रही हूँ कि आगे जाके आपको
डायरेक्ट कर लोगे। चलो नोट कीजिए। चलिए हो गया। चलो फिर ठीक है। और आपको x% वेट बाय वेट दिया हो तो कैसे करोगे? क्वेश्चन थर्ड था ये टॉपिक, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो। अगर आपको इफ़ x% वेट बाय वेट दिया हो, ग्राम में ले लेते हैं, तो क्या करोगे? तब कैसे होगा? देखो तो नीचे का प्रोसेस तो बाकी सब प्रोसेस तो वैसे ही होगा ना। मोल बाय जो हमारा था, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, ये तो नॉर्मल एक फॉर्मूला है इसका, ऑफ सॉल्यूशन ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ml ग्राम में है इसलिए मैंने ml किया, क्योंकि आगे जाके कटेगा। ठीक है, अब मोल की जगह पे x बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये तो समझ आ गया ना, मॉलिक्यूलर वेट। अब इनटू, देखिए अब मैंने यहाँ से दिखाया है कि आपको मास की जगह, वॉल्यूम की जगह पे मास बाय डेंसिटी लिखनी है। हमें मास बाय मास मतलब 100 ग्राम मास दिया हुआ है ना, ये मास ऑफ सोल्यूशन है। देखो यहाँ पे क्या था, W मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो ऐसे ही W मतलब मास ऑफ सोल्यूशन, ये W मतलब मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गई, ये हो जाएगी 10 ग्राम इनटू डेंसिटी भी हमारी दी होगी, जब हमारी ये दी हुई तो डेंसिटी भी ग्राम पर ml में दी होगी, इनटू डेंसिटी इंटू 10 टू द पावर 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो x इंटू डी बाई एम मॉलिक्यूलर वेट। समझ आ गया? सेम ही है ये और ये सेम ही है, इसमें डेंसिटी नहीं है, बिकॉज इसमें डेंसिटी था हमारा, वॉल्यूम दिया ही हुआ था ना, तो डेंसिटी की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कितना वॉल्यूम दिया ही हुआ था 100, इसमें वॉल्यूम हमारी नहीं है इसलिए हमारी डेंसिटी आ गई। इंटू 10 भी तो होगा, इंटू 10। समझ आ गया? चलिए नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे 1-2। चल चलिए हो गया। चलो लिखिए फिर। क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 20 molecule of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, ऑप्शन है A है 0.2 m, B है 0.01 m, C है 0.001 m और D है 0.1 m। ठीक है, चलिए समझ आ गया? देखो हो गया, समझ आ गया। देखो बोल रहा है कि एक 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल है यूरिया का, ठीक है, वो प्रेजेंट है 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। तो बोल रहा है द कंसंट्रेशन का मतलब बोल रहा है ये मोलारिटी निकालना। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि क्या निकालना है, ठीक है, लेकिन आपको
इसका जो फॉर्म दिया है कंसंट्रेशन बोला है, तो आपको ये नहीं पता है कि मोलारिटी निकालना है, मोलालिटी निकालना है, क्या निकालना है, बस आपको यूनिट देख लो। सबकी यूनिट कैपिटल एम है, ये सब है ना, जो मैंने कैपिटल एम लिखा है, ये सब दिख नहीं रहा होगा आपको, ये सब कैपिटल एम है। ये ए का ऑप्शन है 0.2 एम, ठीक है, ये है 0.2 एम ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 0.01 एम, सी ऑप्शन है 0.001 एम एंड डी इज 0.1 एम। देखो, तो आपको इसके यूनिट से पता चल रहा है ना कि आपको क्या निकालना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो आपको पता चल गया कि कंसंट्रेशन हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हमारा किस में दिया है, एमएल में, तो एमएल में लेंगे तो क्या करेंगे, इनटू 10,000, ठीक है, समझ आ गई। चलिए अब देखो मोलारिटी हो गई, बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, अब आपको मोल निकालनी पड़ेगी। देखो आपको दिया क्या है, यूरिया, लेकिन किस फॉर्म में दिया, मॉलिक्यूल। तो अब आपको मोल का कौन सा फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्मूला से निकालना है, ये मैंने आपको पहले वाला लेक्चर नंबर 1 में ही बताया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो दिया रहता है, तो मॉलिक्यूल का फॉर्म क्या, मोल कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगैड्रो नंबर, तो उस वाले से होगा। सो आप नए हो तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि अब हम इसका मोल कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास मास तो दिया नहीं है। अगर मास दिया होता तो आप यूरिया का मास ले लेते, मोलर मास, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देते। यूरिया का मोलर मास शायद 60 होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है CONH2 NH2 CONH2, ठीक है, ये होता है यूरिया। तो आप इसका ऐसे करके निकाल लेते हैं, बट आपके पास मास नहीं दिया है, आपके पास क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालोगे, सो मोल निकालने के लिए आपको कर रहा है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो दिया होता है हमारा बाय एवोगैड्रो नंबर, मीन्स Na को हम एवोगैड्रो नंबर लिखते हैं। सो 6.02 इंटू 10⁻20 दिया हुआ है, और इसके एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो इससे हमारी मोल कितनी आएगी, 10⁻³ आ गई मोल। मोल निकालना आ गया ना आपको। अब चलो मोल निकालना, ये पहले में ही मैंने सब फॉर्म से आपको मोल निकाला बताया हुआ है। एटम से निकालना बताया है, आयंस का भी निकालना बताया हुआ है, मॉलिक्यूल का भी निकालना बताया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दी हो उस पर भी निकालना बताया है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो, ठीक है। चलिए हो गया, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गई, तो अब आप तो निकाल ही लोगे ना, क्या बोलते हैं, मोलारिटी। चलो अब मोलारिटी निकाल लो, क्या करना है अब हमें, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल M इज इक्वल टू 10⁻³ मोल्स की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 100 ml, 100 ml दी हुई है, तो इसको हमने 10⁻³ समझ आ गई। चलिए, तो ये 10⁻³ क्यों करा, ml में दिया इसलिए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो 10⁻, ये होगा 0.01 m। समझ आया कैसे आया, सो चलिए 0.0 m। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, यही है इसमें। अगर आपको इसमें मोल्स आपको कहीं से भी नहीं, देखो देख रहे हो आपकी, हम पढ़ अभी रहे हैं कंसंट्रेशन, बट हमारा रिलेशन ये मोल्स का वो वाला फर्स्ट वाला लेक्चर से रिलेटेड है। तो हर चीज़ बोल रहे हैं ना, केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री का हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले वाले से ही आपको सारा का सारा रिलेशन पहले वाले से उठा के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पहले वाले में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल्स निकालना नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पहले मोल ही नहीं निकाल पाओगे। तो मोल ही नहीं निकाल पाओगे तो आप आंसर आगे कहाँ से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, चलो हो गया। एक और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो,
डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट aqueous NaOH solution whose density, जिसकी डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। देन कैलकुलेट करना है हमें मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें हमें वेट दिया हुआ है, हाँ इसमें हमें वेट दिया हुआ है और आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि वेट बाय वेट दिया है, मतलब दोनों का सोल्यूशन का भी वेट दिया है और सॉल्यूट का तो दिया ही है। अब उससे हमें बोल रहा है मोलैरिटी, तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा, देखिए तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम, देखो सोल्यूशन कैपिटल M इज इक्वल टू मोल, मैंने सारे फॉर्मूला लिखवा रखे हैं इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, मोल बाय मोल, यहाँ पे था मोल है तो मोल की जगह पे सीधे लिखो आप x, ये x परसेंटेज वाला है ना, x परसेंटेज ऑफ W, तो इसका क्या था हमारा फॉर्मूला, x बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू, अब वॉल्यूम की जगह पे क्या है डेंस मास, मतलब 100 इंटू 10⁻³ इंटू डेंसिटी। समझ आ रही है, क्योंकि ये हमारी ग्राम में है। समझ आया ये कैसे बनाया सो, पीछे वाला पलट के देखो आपको पता चलेगा कि ये कैसे निकला हुआ है, ठीक है। चलिए देखो समझ आ गया। चलो अब यहाँ पे x की जगह पे क्या डाल दोगे 20 बाय मॉलिक्यूलर वेट, 1 मिनट बस, ठीक है। चलिए तो कहाँ थे हम कि x परसेंट दिया हुआ है हमारा 10⁻³ और इंटू d। अब देखो इसका वैल्यू पुट करो, ठीक है। x परसेंट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है, मैंने बताया पिछले बार में ही, देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कैसे निकालते हैं, 23 + 16 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3 and 4 40, ठीक है। तो ये हमारा 40 आ गया। अब यहाँ पे 100 का 100 इंटू 10⁻³ कर दो। अब डेंसिटी देखो दी हुई है हमारी कितनी 1.2 इंटू 1.2 हो गई। अब इसको कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये कितना हो जाएगा, इस 10 को भी 0 ले लेंगे तो 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा ओवरऑल 6, ठीक है। समझ गए, तो हमारे आ गए आंसर 6 मोलर, ठीक है, 6 मोलैरिटी, ठीक है। तो नोट कर लो, चलो लिख लिया, नोट कर लिया, समझ आ गया ये कि यह कैसे हुआ सो, ये मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, इसके लिए मैंने इसको क्वेश्चन आपको बता दिए, कट कुट कैसे हुआ सो आपको कर ही लोगे, इतना तो हो ही जाएगा। चलो ठीक है, सो आज इतना ही रहने देते हैं। देखो देखा ना आपने, आपको सीक्वेंसली पूरा स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको बीच में से कहीं से भी क्या पूछते वो हमें समझ नहीं आता है। कि देखो अभी हम पढ़ रहे हैं मोलैरिटी, कहाँ आ गए, हमसे मोल निकालने को बोला जा रहा है, तो आपको कैसे कैसे मोल निकलता है वो भी देख लेना। उसमें इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी वे में मैंने समझा रखा है। आप लेक्चर 1 से अटेंड कर लो, उसका थोड़ा थोड़ा देखते रहना और फिर ठीक है, तो आपको सारा कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और आपने लेक्चर मतलब अटेंड कर लेना। मैंने चैनल मेरा सब्सक्राइब करोगे अगर नए हो तो आपको सारा मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट के साथ आप जाओगे तो आपको पूरा सब कुछ दिख जाएगा उसमें क्लियरली। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए हो गया। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू एंड ऐसे ही पढ़ते रहो मेरे साथ। चलो बाय।